नमस्कार दोस्तों, परिजनों, मित्रों, सभी दर्शकों, श्रोताओं। आज की इस भावगंगा के 149वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और कल हम लोगों की 150वीं भावगंगा होगी। देखिए, एक शतक के बाद अर्धशतक और होने जा रहा है। यह सब आपकी क्योंकि आप आनंद लेते हैं इसको सुनने में, तो आपकी सहभागिता और शायद इस देश, समाज, प्रकृति, धरती की आवश्यकता, इसी के वशीभूत होकर ये प्रोग्राम चल रहा है। और इन पेड़ पौधों, वनस्पतियों, चिड़ियों की भी सहभागिता की वजह से, क्योंकि यहाँ एक अजीब सा आकर्षण रहता है कि यहाँ इनके मध्य बैठ करके कुछ बातें शेयर की जाएं। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं सोचे रहता हूँ, लेकिन इनके बीच आकर इधर से पता नहीं क्या प्रॉम्प्टिंग मिलती है। जैसे कोई नाटक या फिल्म या कोई बनता है तो प्रॉम्प्टर्स होते हैं, डायलॉग या विचार जो बोलते हैं वो बहुतों को नहीं याद रहते, तो पीछे से प्रॉम्प्टिंग की जाती है और फिर वो उसी अनुरूप बोलते हैं। तो ये जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ हैं, ये प्रॉम्प्टिंग करते हैं। आप खींचते हैं और ये प्रॉम्प्टिंग करते हैं। इन्हीं दोनों के सामंजस्य से, संतुलन से ये प्रोग्राम आगे बढ़ता जा रहा है। आज प्रोग्राम जल्दी शुरू कर लिया गया 6:30 बजे, क्योंकि धूप बहुत तेज हो जाती है। और मुझे खुशी की बात है कि आशुतोष जी सामने हैं। आशुतोष जी को हमारी तरफ से भी सुप्रभात और ढेर सारे गुड मॉर्निंग। आज के प्रोग्राम में 3 टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और उसके बाद एक गज़ल है, उसके कुछ शेर सुनाएंगे जितना समय होगा, क्योंकि अपना टाइम वही 45-50 मिनट का ही रहेगा। पिछले साल और या उसके पिछले साल आज ही के दिन फेसबुक के वॉल पे मैंने जो लिखे थे, उन्हीं के आधार पर ये तीनों चीज़ें हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ और आपको अच्छी लगेंगी, कहीं ना कहीं गहराई में छुएंगी। और जानना भी ज़रूरी है कुछ चीज़ें, जैसे सुभाष और नेहरू के रिश्तों के बारे में बड़ी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, तो उनको दूर करने के लिए एक वो आर्टिकल है, वो ज़रूरी है। असली फ़कीर एक लघु कथा है, लेकिन कितनी संवेदनात्मक है, कितनी मर्मांतक है और संवेदना कितने चमत्कार करती है, मिरेकल्स करती है। यह हम जब संवेदनशील होकर के पूरे सबके लिए, सब एक अजनबी और अनजान व्यक्ति के लिए भी काम करना शुरू करते हैं, संपूर्णता के लिए काम शुरू करते हैं, अपनी सार्थकता के लिए काम शुरू करते हैं, तो कैसे कैसे चमत्कार घटित होते हैं। तो मैं कई दिनों से बेरोजगार था। ये लघु कथा के रूप में मिली थी मुझे, मैंने पिछले साल शेयर किया था। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठा पटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे और मुझे कम से कम 200 रुपयों की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोए, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहने और अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। किसी से लिफ्ट ले लिया कहीं जाने के लिए, कुछ पैदल चल लिया, जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए।
जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान पर पहुंच सकूं। सोचा कि कोई पहचान वाला या कहीं से कुछ मांग करके ही, क्योंकि ये अंतिम में मतलब ये इंटरव्यू एक तरह से है, एज भी ख़त्म हो रही थी और एक इंटरव्यू था। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा, अब कैसे पहुंचूंगा? पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था। अब दर्शन करके सीढ़ियों पर बैठा था। कुछ मानस पटल पर जो चिंतन आ रहे थे, जो चेहरे पर वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे, वह सब चल रहा था और सीढ़ी पर बैठ के वो चिंता में व्याकुल। तो पास के मंदिर पर पहुंचा, दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। लोगों ने दिए होंगे। मेरी नजरें और हालात समझ के बोला, मेरी नजरें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? अब वो फकीर बोल रहा है, मेरे चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता चला मेरी जरूरत? उसे कैसे पता चला मेरी जरूरत? शायद इसके चेहरे पर जो कुछ था वो उसने पढ़ लिया। मैंने कहा, अगर आपकी संवेदना बहुत गहरी होती है तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। चेहरे के भाव से बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। तो मैं चौंक गया। उसे कैसे पता चला मेरी जरूरत? मैंने कहा, क्यों रख लूं? उसने कहा, वो गंभीरता से बोला, शायद आपको इसकी जरूरत है, शायद आपको जरूरत है। हाँ है तो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो, तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तुम तो मांग के कमाते हो और अगर मुझे दे दोगे तुम्हारा काम कैसे चलेगा? वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब। लोग डाल जाते हैं, लोग दे जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं नहीं मांगता साहब। वो तो लोग डाल जाते हैं, लोग मेरे कटोरे में दे जाते हैं पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं है। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं है। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ बस। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। मेरे खाने से और दवाइयों से जो बचता है वो कहीं अगले दिन के लिए भी नहीं रोकता। वो जो बचता है वो मंदिर की पेटी में ही डाल देता हूँ। वह सहज था कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, कहते हुए वो मंद मुस्कुरा रहा था। फिर यहाँ बैठते क्यों हो? जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, कहते वो मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए। उसने 200 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना, जब हो जाए तो लौटा देना। उसने 200 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं खुशी खुशी वापस आया, सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं मंदिर पहुंचा, बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के मैंने अंदर देखा वही फकीर मरा पड़ा था।
देखा कि वही फकीर मरा पड़ा हुआ था। मैं भौंचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला कि वह किसी बीमारी से परेशान था। पता चला कि वह किसी बीमारी से परेशान था। सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थीं और न ही उन्हें खरीदने के पैसे। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थीं और न ही उन्हें खरीदने के पैसे। मैं अवाक सा उस फकीर को देखता रह गया। अपनी दवाइयों के पैसे वह मुझे दे गया। अपनी दवाइयों के पैसे वह मुझे दे गया था। जिन पैसों ने उसकी जिंदगी का जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से उसने मेरी जिंदगी बना दी। एक रिले रेस वो जी गया एक तरह से। अपनी रोशनी एक यंग जनरेशन को दे गया, क्योंकि उसे लगा कि मुझे तो मरना ही है, तो कम से कम एक नए व्यक्ति की ज़िंदगी तो बना दूं, अगली पीढ़ी की ज़िंदगी तो बना दूं। यह होता है पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी को संभालना या उसके लिए कार्य करना। आज हमारा है कि नहीं, अगली पीढ़ी के सारे हक खुद ही मारे जा रहे हैं। अगली पीढ़ी के लिए धरती वैसी छोड़ ही नहीं रहे, सब खुद ही धरती को दो करके उसका इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। भीड़ में से कोई बोला। तो भिखारी दो तरह के होते हैं, एक तो प्रोफेशनल और दूसरे जो वाकई जेन्युइनली जिनके लिए मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और जो जिनके लिए मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, उसमें से कुछ इतने संवेदनशील और अच्छे होते हैं कि अपने को खत्म करके भी दूसरे को बचाना चाहते हैं। तो भीड़ की मानसिकता वही है। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी बोझ होते हैं, किसी काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबा आईं। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता था, भगवान। हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है, किसने देखा है भगवान को, बस इसी तरह मिल जाते हैं। तो आज जो मैं शेर गज़ल सुनाने वाला था, वो भी वही है कि संवेदना ही वेद पुराण होती है, गौर से देखो वही कुरान है, वही धर्म है, वही ईश्वर है। जब रूह पाक हो जाती है, वही राम वही रहमान होती है। तो ये उसी का एक प्रतीक के रूप में कहानी भी है। और जब रूह पाक हो जाती है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, विचार शुद्ध हो जाते हैं, फिर हमें सब कुछ दिखने लगता है, बहुत कुछ दिखने लगता है। उसको इसकी ज़रूरत भी दिख गई। और जब संवेदना के साथ एक छोटा सा भी काम किया जाता है, तो वही चमत्कार होता है। ऐसे ही चमत्कार हम सब के साथ जीवन में घटते रहते हैं, जब वो क्षण आते हैं निस्वार्थता के, संवेदना के, सबसे जुड़ाव के। और एक ओशो की टिप्पणी है, वो भी, और ओशो ने उसे अपने मुल्ला नसरुद्दीन, जो उनका एक पेट कैरेक्टर है, उसके माध्यम से कहा है, तो अशांति क्यों जरूरी है? अशांति क्यों जरूरी है? मुल्ला नसीरुद्दीन आज शराब पीकर घर लौटा। उसके लड़खड़ाते कदम देखकर उसके बीवी बच्चे समझ गए कि मुल्ला शराब पिए हैं, इसलिए घर में कोई कुछ भी न बोला। मुल्ला शराब पिए हुए हैं, इसलिए घर में कोई कुछ भी न बोला। सुबह ही बड़े लड़के ने शहर जाकर पढ़ने का खर्च मांगा था। बीवी ने भी घर में आमदनी और खर्च में संतुलन न बिठा पाने के कारण आय बढ़ाने के लिए मुल्ला से बोला था। सुबह ही बड़े लड़के ने शहर जाकर पढ़ने का खर्च मांगा था। बीवी ने भी घर में आमदनी और खर्च में संतुलन न बिठा पाने के कारण आय बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए मुल्ला से बोला था। दिन भर इन झंझटों से बच निकलने के उपाय खोजता रहा और शाम को शराब पीकर घर लौटा।
घर में सब तरफ शांति देख मुल्ला बेचैन हुआ। घर में सब तरफ शांति देखकर मुल्ला बेचैन हुआ और लड़के से बोला, क्यों बे, तुमको बहुत मोटाई सवार हो गई है? बाप जिंदगी भर गधे पर सामान ढो ढो कर घर का खर्चा चलाता रहा और तुम शहर जाकर पढ़ाई करोगे। लड़का समझ चुका था कि पिता शराब के नशे में है, इसलिए वो कुछ नहीं बोला, शांत रहा। अब तो नसीरुद्दीन और बेचैन हो गया। उसने लड़के को एक झन्नाटेदार कंटाप लगा दिया, झापड़ मार दिया। लड़का रोने लगा। तभी नसीरुद्दीन की पत्नी बीच में आकर बोली तो नसीरुद्दीन बोला, आ गई मालकिन, क्यों सवेरे घर की आमदनी बढ़ाओ, महंगाई बहुत है, घर खर्च चलाने में दिक्कत हो रही है ना। पत्नी ने भी संयत होते हुए उत्तर दिया, एक तो घर में खाने की वैसी ही किल्लत है और ऊपर से तुम शराब पी कर आए हो, और इस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसको झापड़ मार दिया। बात धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर अचानक नसीरुद्दीन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू करने के साथ साथ अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। अब क्या, पूरा मोहल्ला नसीरुद्दीन के दरवाजे पर। लोगों ने देखा मुल्ला बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था और उसके सब कपड़े फटे थे। एक पड़ोसी मुल्ला के बचाव की मुद्रा में घर से बाहर निकल आया और पूछा, मुल्ला क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत किसने बनाई? मुल्ला घर की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस घर में सब जिहादी, अलगाववादी, नक्सली, अर्बन नक्सली वगैरह रहते हैं। ये सब कहते हैं कि हमें पैसा दो, लड़के को शहर जाकर पढ़ना है, बीबी को घर चलाने में दिक्कत है। मैंने कहा कि देखो, हम गधे से सामान ढो ढो कर किसी तरह से घर चला रहे हैं, तो और पैसे कहाँ से दें? तो देखो भाई, लोगों ने ये हाल बना दिया मेरा घर का। लोगों ने, दूर खड़ा मुल्ला का दोस्त ये सब देख रहा था। जब सब चले गए तो मुल्ला के दोस्त ने पूछा, नसीरुद्दीन सच बताओ, बात क्या है? नसीरुद्दीन बोला, जब शांति होती है तो लोग जीवन स्तर ऊंचा करने की सोचते हैं, शिक्षा की सोचते हैं, जैसा कि बेटा सोच रहा था। पत्नी जीवन स्तर ऊपर करने के लिए, जिससे स्वास्थ्य और बहुत सारी चीजें और की जा सकें, वो सोचते हैं। जब शांति होती तो लोग जीवन स्तर ऊंचा करने की सोचते हैं। अशांति में जान ही बच जाए, यही बहुत होता है। अशांति में जान ही बच जाए, उसी में लोगों को बहुत खुशी होने लगती है। इसीलिए घर परिवार में और व्यवस्थाओं में जो चालाक लोग होते हैं वे ऐसे उपद्रव किया करते हैं। इसीलिए घर परिवार और व्यवस्थाओं को चलाने वाले ऐसे ये सब नहीं चाहते हैं, और इन सब से मतलब जो बहुत चालाकी और अपने बारे में सोचते हैं, सबके बारे में नहीं सोचते हैं, उनको ऐसे उपद्रव करने पड़ते हैं या करते रहते हैं। और ये एक वानगी है कैसे हमारे देश में और बहुत सारी डेमोक्रेसीज में इस तरह के उपद्रव हमारे राजनेता लोग करते रहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि एक पोस्ट किसी और की लिखी हुई है, लेकिन सत्य के बहुत करीब है। सुभाष और नेहरू के बारे में इतिहास के बहुत करीब है, इसलिए मैं इसको आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आप खुद समझेंगे कि इन दोनों के रिश्तों के बारे में कितना भ्रम फैलाया जा रहा है। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये लाइन फिल्मी ज़रूर है, मगर सुभाष और नेहरू का अफसाना किसी फिल्म की कथा से कम नहीं है। ये दो युवा, दो जुदा अलग अलग शख्सियतें, जिनकी राहें भी ज़िंदगी अलग कर गई, मगर जीवन की अंतिम सांस तक मित्र भाव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना रहा, और जीवन की अंतिम सांस तक दोनों में मित्र भाव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना रहा। गांधी के युग की शुरुआत होते ही कांग्रेस की मुंबई और हिंदूवादी लॉबी का पराभव हुआ। गांधी के युग की शुरुआत होते ही कांग्रेस की बम्बई और हिंदूवादी लॉबी का पराभव हुआ।
कांग्रेस में भी अब शुरुआती दौर में मुंबई लॉबी और हिंदूवादी लॉबी हावी थी, तो उनका पराभव होना शुरू हुआ। यह सेकुलर युग का आगाज था। जिनकी अब वर्चस्व खत्म हुआ, उन्होंने अपने अपने ठिये खोज लिए। कोई लीग में भागा, कोई हिंदू महासभा में। जो भी धर्मवादी लोग थे वो अपने अपने अलग अलग जगहों में गए। कोई लीग में भागा, कोई हिंदू महासभा में। कांग्रेस के लिए गांधी ने देश भर में नेतृत्व उभारना शुरू किया। उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और दीगर प्रदेशों से नए नए लीडर कांग्रेस में जोड़ने लगे। एलीट अखबारी क्लब की रही कांग्रेस अब देश भर में जड़ें जमाने लगी। जो अखबारों में और एलीट समाज में थी, अब वो गांधी का था ही कि जन जागरण, सबसे जुड़ाओ, तो वो अब देश भर में जड़ें जमाने लगी। इसी में दो लड़के गांधी की टीम में आए। इन दोनों के लिए यह शब्द बड़ा प्यारा लगा कि इसी में दो लड़के, सुभाष और नेहरू, गांधी के टीम में आए। बंगाल में सीआर दास का एक चेला, जो आईसीएस पास करने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ा था, नेशनल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। सुभाष नेशनल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। दूसरा यूपी में मोतीलाल का लड़का, जो ब्रिटेन से बैरिस्टरी करके आया और यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्टेट सेक्रेटरी था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्टेट सेक्रेटरी था। दोनों का स्वभाव अलग था। जवाहर नर्म, शांतचित्त, ओपन माइंड, खुले दिमाग के, और सुभाष जरा गर्म लेकिन जहीन, वाद विवाद पसंद करने वाले। जहीन, बहुत शालीन, सज्जन, मगर समानताएं भी बहुत थीं। दोनों बड़े परिवारों से थे। दोनों अंग्रेजी कल्चर और अंग्रेजी दां, दोनों कैम्ब्रिज में पढ़े हुए। दोनों ने अच्छे कैरियर ऑप्शन त्याग कर आंदोलन ज्वाइन किया था। दोनों दुनिया में चल रही गतिविधियों से वाकिफ थे। दोनों की सोच समाजवादी थी, सोशलिस्ट थे। दोनों पढ़ाकू थे और दोनों गांधी से प्रेरणा लेते थे। वक्त असहयोग आंदोलन के बाद का था। कांग्रेस होम रूल की जगह पूर्ण स्वराज्य की तरफ झुक रही थी। होम रूल मतलब सत्ता उन्हीं के पास रहे, लेकिन हमको अपना क्षेत्रीय रूल करने की कोशिश, मतलब वो दिया जाए। पहले ये डिमांड थी, लेकिन अब पूर्ण स्वराज्य की बात हुई थी, जो 1930 में लाहौर कन्वेंशन में मांगा भी गया। 26 जनवरी को ये प्रस्ताव पारित किया गया, जिसकी याद में 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया, जबकि बनकर तैयार हो गया था 26 जनवरी, वो 26 नवंबर 49 को ही। तो वक्त असहयोग आंदोलन के बाद का था। कांग्रेस होम रूल की जगह पूर्ण स्वराज्य की तरफ झुक रही थी। चैलेंज आया कि भारतीयों की औकात नहीं कि अपना संविधान तक लिख सके। मोतीलाल नेहरू को जिम्मा मिला एक ड्राफ्ट लिखने का। सुभाष और जवाहर उसके सचिव हुए। सुभाष और जवाहर अपना ड्राफ्ट लिखने के सचिव हुए अपने संविधान का। नेहरू रिपोर्ट आई। जाहिर है इसमें दोनों लड़कों के व्यूज और सहमति रही थी। मोतीलाल नेहरू ने जो संविधान बनाया, तो नेहरू रिपोर्ट उसको कहते हैं, उसमें दोनों लड़कों के व्यूज और सहमति रही थी। ध्यान रहे कि सन 47 के बाद जिन दस्तावेजों की रोशनी में भारत का संविधान लिखा गया, उसमें नेहरू रिपोर्ट प्रमुख थी। उसी के आधार पर भारत का संविधान 1947 के बाद बना। तो ये इन दोनों लड़कों, जबकि बड़ा प्यारा शब्द लड़के इनके लिए इस्तेमाल किया गया, इन दोनों की बड़ी जबरदस्त भूमिका रही भारत के, आधुनिक भारत के संविधान। 1921 से 1930 का वह दौर बड़े लीडर्स का था। ये दोनों बैकरूम सपोर्ट की गतिविधियों में शामिल होते। ये दोनों बैकरूम सपोर्ट के लिए, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स थे उस समय। वक्त के साथ दोनों का कद बढ़ता चला गया। पहले सुभाष को मौका मिला 1927 में। पहले तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे राष्ट्रीय, बाद में 1927 में कांग्रेस के महासचिव हुए।
जवाहर को मौका मिला अध्यक्ष होने का 1929-30 में। अध्यक्षी के साथ ही जेल की सौगात भी आ गई। दौर सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। दौर सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। नेहरू जेल से छूटकर घर जाते हुए रास्ते में एक धरने प्रदर्शन में सरकार ने राजनीतिक गतिविधियों में प्रतिबंध की शर्त पर छोड़ा, चले गए। छोरे को वहीं प्यार हुआ, एमिली से ब्याह किया। इस चक्कर में यूरोप आना जाना अब नियम सा हो गया था। इस दौर में मुसोलिनी से भी मिले, फासिस्ट मूवमेंट का अध्ययन भी किया। इसी दौर में जेल में पड़े दोस्त की बीबी कमला सख्त बीमार हुई। इसी दौर में जेल में पड़े दोस्त नेहरू जी की बीबी कमला सख्त बीमार हुई। यूरोप में मौजूद सुभाष थे जो कमला के वियना से प्राग लेकर गए और सैनिटोरियम में भर्ती करवाया। नेहरू जब शर्तों के तहत बीबी छूटकर बीबी के पास पहुंचे, नेहरू पैरोल पहले जेल में थे उस समय जब बीबी की बीमारी हुई और ये सब हो रहा था, इनको पैरोल पे छोड़ा गया तो बीबी के पास पहुंचे। सुभाष ने उन्हें संदेशा लिखा, इधर ही हूँ, अगर जरूरत पड़े तो भाई को याद करना। इधर ही हूँ, यूरोप में ही, अगर जब भी जरूरत पड़े भाई को याद करना। कमला न बच सकी। नेहरू वापस आए। 2 बार कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके थे। प्रोविंशियल इलेक्शन में सुभाष और नेहरू ने कांग्रेस को अधिकांश स्टेट में जीत दिलाई। प्रोविंशियल इलेक्शंस जो होने लगे थे तो उसमें सुभाष और नेहरू ने कांग्रेस को अधिकांश स्टेट में जीत दिलाई। जनवरी 1938 में सुभाष फिर यूरोप में थे। जनवरी 1938 में सुभाष फिर यूरोप में थे। गांधी की चिट्ठी मिली, उनको गांधी की चिट्ठी मिलती है, तुम्हें कांग्रेस के 51वें हरिपुरा अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया है, अतएव घर आ जाओ। वो कहते हैं कि गांधी और नहीं लाइक करते थे सुभाष को, और ये था वो था, कितनी मनगढ़ंत बातें फैलाते हैं। हरिपुरा कांग्रेस में वो नहीं है, वो तो यूरोप में है सुभाष। उनकी इन एब्सेंसिया गांधी और सभी लोग उनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुनते हैं। 38 में अध्यक्ष सुभाष ने कई निर्णय लिए। इसमें देश के लिए योजनाबद्ध विकास और समाजवादी नीतियों का आधार बनाना था। यह ख्याल ही बाद के प्लानिंग कमीशन का आधार हुआ। तो समाजवादी तरीके से, सोशलिस्टिक तरीके से सबके कल्याण के लिए, विकास के लिए जो सुभाष ने प्लानिंग की थी, उसी के अनुसार फिर बाद में प्लानिंग कमीशन रही। यह ख्याल ही बाद के प्लानिंग कमीशन का आधार हुआ। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे कि कैसे कैसे जब कांग्रेस अध्यक्ष हरिपुरा चुनाव के बाद हुए 38 में, तो उन्होंने जो तमाम योजनाबद्ध विकास के लिए कमेटी बनाई, उसके अध्यक्ष उन्होंने किसको बनाया? जवाहरलाल नेहरू। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहर और कौन। लेकिन सुभाष अध्यक्ष जरा दूसरे किस्म के थे, तेज, चपल। याद रहे कि कलकत्ता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम के जो उस समय जिन्होंने बाद में भाजपा में आए, इन्होंने उनसे इनके मतभेद हुए। कलकत्ते में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से सुभाष के मतभेद हुए। पार्टी में भी कुछ सीनियर लीडर्स को इन्होंने वहां छेड़ा पश्चिम बंगाल में। अगला साल आया तो प्रेसिडेंट के लिए सहमत इनके लिए नहीं बन पाई। त्रिपुरी में इलेक्शन हुआ, सुभाष जीत गए। माला पहने सुभाष के संग नेहरू खड़े थे, मगर गांधी नहीं। तो गांधी सबको लेके चलना चाहते थे। सुभाष तेज तर्रार, जिनको पाते थे कि वह उनके सोशलिज्म की आइडिया, उनकी सबको जोड़, तो मतलब ये धार्मिकता और इन सब से ऊपर उठकर ह्यूमनिज्म और इकोलॉजी, इन सब के साथ
तो गांधी उनके साथ नहीं खड़े हुए जब ये माला पहन के अध्यक्ष के रूप में जीतने के बाद त्रिपुरी में खड़े थे, तो सुभाष ने इस्तीफा फेंक दिया। आगे AICC की कलकत्ता मीटिंग थी, नेहरू सुभाष के घर पर ही रुके थे। नेहरू सुभाष के घर पर ही रुके थे। बैठक में उन्होंने सुभाष से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया। बड़े भाई शरद चंद्र बोस सहित पूरा परिवार इसके खिलाफ था। बड़े भाई शरद चंद्र बोस सहित पूरा बोस परिवार इसके खिलाफ था। नेहरू से अपेक्षा थी कि सुभाष के साथ लामबंद हों। नेहरू गांधी के खिलाफ नहीं जा सकते थे। नेहरू गांधी के खिलाफ नहीं जा सकते थे। इस्तीफा हो गया। दिल अवश्य टूटे होंगे। सुभाष ने गतिविधियां सीमित की। कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अब तक वर्ल्ड वार भी शुरू हो गई थी। सुभाष गांधी से निराश हो हिटलर तक पहुंच गए, मगर गांधी पर उनकी श्रद्धा कभी कम न हुई। जब गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, सुभाष ने जर्मन रेडियो पर इसे गांधी का अहिंसक गुरिल्ला युद्ध बताया, शुभकामनाएं दी। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तो एक ब्रिगेड गांधी के नाम से बनी और दूसरी नेहरू के नाम पर ब्रिगेड बनी। जब जापान के साथ मिलकर ब्रिटिश पर हमला किया, रेडियो पर ऐतिहासिक संदेश में सुभाष ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा। जी हाँ, गांधी को यह नाम उन्होंने ही दिया और उनकी ब्लेसिंग चाहिए। अगस्त 1945 का वह दिन भी आया। बड़े भाई शरद चंद्र हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की बंगाल सरकार में मंत्री पद स्वीकार कर चुके थे। अगले दिन फजलुल हक की सरकार में शामिल होना था कि सुभाष की मौत की खबर आई। सरकार ने शरद को डिटेन कर लिया। सुभाष की मौत ने परिवार को मुस्लिम लीग से हाथ मिलाने के कलंक से बचा लिया। यूरोप में एमिली अकेले हो गई थी। एक बेटी भी थी, अनिता। नेहरू प्रधानमंत्री हो चुके थे। उनकी अनुपस्थिति में कभी सुभाष ने उनके परिवार का ख्याल रखा था, अब बारी जवाहर की थी। नेहरू ने एक ट्रस्ट फंड बनाया जिसमें एमिली के लिए 2 लाख रुपए रखे गए। ट्रस्ट फंड यानी बेनिफिशियरी ब्याज की स्वेच्छा से यूज करेगा। इसके साथ अनिता ने एक और ट्रस्ट बना दिया जिससे कांग्रेस की ओर से 500 रुपए दिए जाते थे। याद रहे तब डॉलर 400 रुपए का था। इसके साथ अनिता के लिए एक और ट्रस्ट बना दिया जिसमें कांग्रेस की ओर से माह में 500 रुपए दिए जाते थे। याद रहे तब डॉलर 400 रुपए का था। 1961 की सर्दियों में सुभाष की बेटी अनिता पहली बार भारत आई। वह प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 3 मूर्ति में रुकी। नेहरू की बेटी ने उनका ख्याल रखा। कमला के साथ जाकर जब सुभाष प्राग में उन्हें सैनिटोरियम में दाखिल करा रहे थे, किशोर व इंदिरा को भी स्थानीय स्कूल में दाखिल करवाया था, यानी कि कुछ कर्ज इंदिरा पर भी था। ये सारी जानकारी लिखित में मौजूद है, अलग अलग स्थानों पर है, अलग अलग लेखकों के संस्मरणों में है, सरकारी फाइलों में है। जो फाइलें खोली गई बड़ी उत्सुकता से, उसमें नेहरू सुभाष की दुश्मनी के किस्से निकलेंगे। व्हाट्सएप पर फेक की जगह असली दस्तावेज तैयार कराए जा सकेंगे। उनमें ट्रस्ट फॉर्मेशन, सुभाष के गुप्त विवाह, परिवार, उनकी फाइनेंशियल हेल्प के किस्से निकले। खींचकर फाइलें वापस रद्दी में डाल दी गईं। कुछ साल पहले सुभाष के भाई शरद के बेटे ने सत्ता वाला दल ज्वाइन किया। उन्हें भी स्कोर बढ़ाने वाले बयान दिए। सुभाष की मौत से जो काम दादा न कर सके, पोते ने कर दिया, बट्टा लगा ही दिया। मगर पिछले 7 साल में 70 सालों में कहे गए सारे झूठ औंधे गिरे हैं। नकली पत्र, नकली फोटो, नकली किस्से तार तार होते गए। रह गया तो सच, जिसमें 2 दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया, इज्जत दी, दोस्ती निभाई और जिम्मेदारी भी, जीते जी भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये सुभाष और नेहरू के रिश्ते हैं और अंत तक सुभाष गांधी की इज्जत करते रहे, गांधी सुभाष की इज्जत करते रहे। आज़ाद हिंद फौज में जब अपनी सेना का जो उनको अंतिम संबोधन है सुभाष का, वो यही है कि जब देश आज़ाद होगा तो उसके लीडर हम नहीं होंगे, गांधी होंगे। क्योंकि हम तो आज़ादी दिलाने तक सशस्त्र कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी के बाद जब देश के रिकॉन्स्ट्रक्शन का, बनाने का काम होगा तो वो गांधी कर पाएंगे। जन जन से जुड़े हुए वो हैं।
और गांधी से जब पूछा जाता था सुभाष के बारे में तो कहते थे सुभाष राष्ट्र भक्तों का भी राष्ट्रभक्त है, उससे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। तो यह महत्वपूर्ण जो इन रिश्तों में के बारे में अफवाहें फैलाने की कोशिश होती है उसको समझने की ज़रूरत है। और अब उस गज़ल के 4-6 शेर सुनाकर आज अपनी बात हम लोग ख़त्म करें। जिस पर वो फ़कीर वाली कहानी सुनाई थी। सूखी जड़ों में भी जान होती है, मौसम व गर्मी से उसमें उफान होती है। सूखी जड़ों में भी जान होती है, मौसम व नमी से उसमें उफान होती है। पतझड़ में तो पौधे पेड़ ऐसे हो जाते हैं जैसे कि सूख गए, लेकिन एकाएक जब पत्ते निकलते हैं तो पूरा फिर उसी तरह से जैसे इस छत पर ही आंवले का पेड़, आम का पेड़, इन पे एक एक पत्ते सब गिर गए, कोई एक पत्ता नहीं लगा कि मुझे कि सूख गए हैं, लेकिन फिर उतने ही उससे ज़्यादा और ज़्यादा तीव्र गति से पत्ते आ गए। तो सूखी जो जड़ें सूखी लगती हैं उसको भी अगर मिट्टी पानी मिल जाए तो फिर और तने भी सब हरे हो जाते हैं। सूखी जड़ों में भी जान होती है, मौसम व नमी से उसमें उफान होती है। संवेदना ही वेद पुराण होती है, गौर से देखो वही कुरान होती है। जब रूह पाक हो जाती है वही राम वही रहमान होती है। जब जुबां जवाब दे जाती है, जब जुबां जवाब दे जाती है, भावना आँखों से बयान होती है। जैसे फ़कीर वाले किस्से में वो जबान से जो अपनी आवश्यकता नहीं कह पाया, उसकी आँखों से उस फ़कीर को बयान हो गई। उसने पढ़ लिया कि इस लड़के को ज़रूरत है और अगर इसको ये जो पैसे हैं 200 मेरी दवाई में या लगें या इसको लगें, या तो मैं मर जाऊं या इसके सपने मर जाएं। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे ही कुर्बानी देनी है, मैं तो मरना ही है साल 2 साल 4 साल में, इसको बचा लो। तो जब जुबां जवाब दे जाती है, भावना आँखों से बयान होती है। और तोप तलवार के बमों के ज़माने में भी, तोप तलवार बमों के ज़माने में भी सफल संवेदना की ही कमान होती है। तीर कमान जो संवेदना की है, प्यार की है, प्रेम की है, तोप तलवार के बमों के ज़माने में भी सफल संवेदना की ही कमान होती है। इसीलिए मेरे फिर वो शेर है कि अब विश्व युद्ध प्यार और संवेदनाओं से जीता जाएगा, भले ही अब तक न इसका कोई इतिहास रहा। मैं तो डायरियाँ लिखता अनायास रहा, मुझे क्या पता कि ये उपन्यास रहा। लड़ाइयाँ रही जीवन में इतनी तरह की, कभी चंद्रगुप्त, कभी चाणक्य, कभी वेदव्यास रहा। तो तोप तलवार बमों के ज़माने में भी सफल संवेदना की ही कमान होती है। जो सबसे जुड़ाव नहीं करते महसूस, जो सबसे जुड़ाव नहीं करते महसूस, उनके फीके पकवान ऊंची दुकान होती है। जो सबसे जुड़ाव नहीं करते महसूस, उनके फीके पकवान ऊंची दुकान होती है। चाहे ये दुकान बिजनेस की हो, पॉलिटिक्स की हो, ये फीके पकवान और ऊंची दुकान जरूर होती है। ज़्यादातर मीडिया और इन सब के प्रायोजित होती है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, 5, 10, 20 साल, इससे ज़्यादा नहीं। लोगों की इतनी श्रद्धा है उस पर, उसकी हर बात शाही फरमान होती। लोगों की को इतनी श्रद्धा है उस पर, उसकी हर बात शाही फरमान होती। आप देख लीजिए, गांधी को ही देख लीजिए, कोई पद नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन उनकी एक आवाज़ पर सब कुछ हो रहा था। सुभाष, गांधी ने उनको कहा नहीं तुम रिजाइन कर दो या तुम, बस उनकी जीत पर इनको उतनी खुशी नहीं हुई। सुभाष अगर गांधी से नफरत करते होते, उनसे लड़ाई करना चाहते, तो क्यों रिजाइन करते? नहीं रिजाइन करते, कहते कि नहीं तुम हार गए हो, मैं जीत गया हूँ, मैं ही कांग्रेस अध्यक्ष रहूंगा। और 1 साल
पहले जब उनकी अनुपस्थिति में जब कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष चुना हरिपुरा कांग्रेस में, तो गांधी इतने खुश हुए, उन्होंने उसको बुलाया कि तुम देश आ जाओ, तुम अध्यक्ष हो गए हो कांग्रेस के, सुभाष को। और अब जब केवल गांधी को खुशी नहीं हुई इस बात पर, रिजाइन कर दिया। तो गांधी की खुशी नाखुशी ही शाही फरमान हो गई सुभाष के लिए। लोगों की इतनी श्रद्धा है उस पर, उसकी हर बात शाही फरमान होती है। गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। अंतिम भाषण में कहते हैं कि गांधी ही हमारे लीडर होंगे आजाद भारत में। तो लोगों को इतनी श्रद्धा है उस पर, उनकी हर बात शाही फरमान होती। ये व्यक्तित्व तो इतने महान थे कि इनके बारे में अब कल्पना कर करके और एक दूसरे को लड़ने लड़ाने की बात कहना कि वो उनको नफरत करते थे और वो उनसे लड़ते थे, ये सब कितनी ज्यादा भ्रम और झूठ फैलाया जा रहा है। कुछ व्यक्ति बन जाते हैं उसके निशान, कुछ व्यक्ति बन जाते हैं उसके निशान। क्रांति तो मौसम के समान होती है। कुछ व्यक्ति बन जाते हैं उनके निशान, क्रांति तो मौसमों के समान होती है। इस पर एक छोटी सी कविता आपको सुनाएंगे, क्रांति, इसी भावभूमि पर है। क्रांति। व्यक्ति नहीं करते, क्रांति हवाएं करती हैं। व्यक्ति नहीं करते हैं, क्रांति हवाएं करती हैं, आस्थाएं करती हैं। क्रांति बादल करते हैं, मौसम करते हैं, लहरें करती हैं। व्यक्ति नहीं करते, क्रांति ज्वालाएं करती हैं। व्यक्ति नहीं करते, क्रांति ज्वालाएं करती हैं। मिट्टी में उगती है क्रांति, वातावरण में पनपती है हरियाली की तरह। व्यक्ति नहीं करते, क्रांति हवाएं करती हैं। हाँ, कभी कभी क्रांतियों के चिन्ह बन जाते हैं कुछ व्यक्ति। हाँ, कभी कभी क्रांतियों के चिन्ह बन जाते हैं कुछ व्यक्ति। गांधी, सुभाष, नेहरू, ये क्रांतियों के चिन्ह बन गए हैं। लेकिन क्रांतियां तो उस समय के सारे हालात, सारे परिवेश, जो कुछ था संपूर्णता ने क्रांति किया। उसका मौसम आ गया था, मौसम क्रांति करते हैं। आजादी का मौसम आ गया था। हिंदुस्तान अकेला नहीं आजाद हुआ जिसने इतना संघर्ष किया। मौसम जब आया आजादी का, तो 1940 से 1960 के दशक तक देश के, पूरी दुनिया के 150 से ज्यादा देश आजाद हो गए, जिन्होंने बहुत स्वतंत्रता संघर्ष किया वो भी। और बाद में तो ब्रिटेन की ऐसी स्थिति खराब हुई कि सबको आजादी देनी पड़ी। तो मौसम आ गया था, बहुत सारी चीजों का मौसम आ गया था। हाँ, शुरुआत इन लोगों ने की, तो इसीलिए उस मौसम और क्रांति के चिन्ह ये जरूर बने। इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मौसम ज्यादा जिम्मेदार है उन क्रांतियों के लिए। तो जब मौसम आता है तो चीजें जहां शुरू होती वहां तो मुश्किल रहती हैं, लेकिन बाद में कितनी आसानी से सारे देश, जो लास्ट में ब्रिटेन ने जिनको आजाद किए, मजबूरन देना पड़ा। पूरे देश और विश्व का माहौल ऐसा हो गया, आर्थिक माहौल भी, राजनीतिक माहौल भी। तो मौसम जब आता है, ऐसे ही जहां जहां आजादी 40 से 60 के दशक में जिन देशों में हुई, वहां सबने मोस्टली, क्योंकि मौसम आजादी का भी आया और लोकतंत्र डेमोक्रेसी का भी आया, तो सबने, ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर देशों ने संविधान बनाकर लोकतंत्र स्थापित किया। लेकिन जैसे मैं हैंडपंप वाला उदाहरण देता हूं कि पहले जमीन में अगर आप बोरिंग करके हैंडपंप लगाते हैं, तो शुरुआत में, और बोरिंग करके हैंडपंप लगाना और संविधान बनाकर लोकतंत्र स्थापित करना, दोनों एक जैसी प्रक्रियाएं हैं। जमीन से जुड़ने की प्रक्रियाएं, जमीनी जनता से जुड़ने की प्रक्रियाएं। तो जैसे हैंडपंप लगा करके पहले ऊपर चलाया जाता है, सबसे पहले गंदा मटमैला पानी आता है, फिर साफ पानी आता है,
बाद में साफ पानी आता है, उसी तरह से उन सारे 150 से ज्यादा 200 से ज्यादा उन सारे देशों में शुरुआत में तमाम तरह तरह के लीडरशिप उल्टी सीधी भी उभरी, लेकिन 100-150 साल बाद, क्योंकि देशों की जिंदगी में 50, 100, 70, 80, 90, 100 साल कोई मायने नहीं रखते, सब में राजनीति शुद्ध होगी, व्यवस्था शुद्ध होगी, साफ पानी आएगा व्यवस्थाओं में, और हिंदुस्तान में भी 10, 15, 20 साल में साफ पानी आने जा रहा है, और पूरी दुनिया में, क्योंकि उसका मौसम आ रहा है। कोई दूसरा चिन्ह बन सकता है, जो शुरुआत करता है वो अक्सर चिन्ह बन जाता है, लेकिन वो घटनाएं होती हैं, उसका एफर्ट तो रहता ही है, मौसम भी साथ देता है। तो कुछ व्यक्ति बन जाते हैं उसके निशान। क्रांति तो मौसम के समान होती है, और गुलाबों की तरह खिलने महकने के लिए थोड़े कांटों की जरूरत दरमियान होती है। गुलाबों की तरह खिलने महकने के लिए थोड़े कांटों की जरूरत दरमियान होती है। चारों तरफ दीवारों बंटवारों को देखकर, चारों तरफ दीवारों बंटवारों को देखकर मेरी गजल रोती है, लहूलुहान होती है। चारों तरफ दीवारों बंटवारों को देखकर मेरी गजल रोती है, लहूलुहान होती है। सूखी जड़ों में भी जान होती है। तो ये रहा गजल के कुछ शेर, बाकी इसके शेर कुछ और हैं, वो कल सुनाएंगे। आज की हम लोगों की भावगंगा यहाँ समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे। और ये समय ज़्यादा सूटेबल है, उपयुक्त है। इसमें धूप उतनी तेज़ नहीं होती कि पसीना तरबतर चूने लगे, और हवा भी सुबह रहती है, बाद में वो भी बंद हो जाती है। तो इसी के साथ आज की भावगंगा समाप्त होती है। आप कल हम लोगों का 150वां अंक होगा, इस पे क्या चर्चा की जाए, इस पे आपके मुझे सुझाव चाहिए, क्योंकि 150वां अंक होने जा रहा है। तो किसी विशेष टॉपिक पर या विशेष तरह से इसको किया जाए, इस पे आपके सुझाव आमंत्रित हैं। फ़ोन पर या भावगंगा के पर या फेसबुक या यूट्यूब पे, जहाँ जहाँ कहीं कमेंट के माध्यम से आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। तो आज का आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।